हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आपको आज हम एवीएस की क्लास कराएंगे, जो कि सेकंड क्लास है शायद। बाकी क्लास है एवीएस में जो नोट्स वगैरह हैं वो क्लास वाइज प्ले लिस्ट पे पड़े हुए हैं। आप उनको जरूर पढ़ना और हो सके नोट्स बनाकर उनको याद कर लें। 15 नंबर का उनमें से, और 15 नंबर का जो पेडागोजी होती है उसमें से आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है या सहायता करना है। सॉरी। तो इसमें बताना है कि जो पर्यावरण की कक्षा में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जो कविता और कहानियां होती हैं वो क्या सहायता करती हैं। ठीक है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन रखने में, या फिर सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो देखिए, आनंद और रोचक के लिए तो कोई मतलब नहीं उठता इसका। ठीक है, और इसमें जो आंसर जो होगा हमारा बी होगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर हम किसी प्रदेश का चित्र दिखाएं या वहाँ की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश करें, तो लगता है कि हाँ, ये जब जैसे कि हाथी केरल में ज्यादा होते हैं तो हाथी का जंगलों में दिखा दिया तो केरल हो गया, या फिर पहाड़ी सफेद दिखा दी तो कश्मीर हो गया, या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते दिखा दिए पथरीले पहाड़ी टाइप तो वो हमारा उत्तराखंड हो गया। इस तरह से अगर चित्र लाए जाए तो बच्चों को याद रहता है। या रेगिस्तानी और पत्थरों के बने घर दिखा दिए तो लद्दाख हो गया। तो ये चित्र थोड़े बहुत जो आते हैं वो हमारे आ, एक तरह से कल्पना को योग्यता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है। अगला है दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूह में द्वंद्व, अगर हम सहयोगात्मक अध्ययन करें मतलब कि सबको साथ में बच्चों को बोले कि आप सहयोग से अ, एक तरह से एक दूसरे को पढ़ाएं या पढ़ें, सहयोग से पढ़ें। पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। कोई ज्यादा होशियार है, कोई कम है, तो जो ज्यादा होशियार होते हैं वो किस तरह से छोटे, या फिर छोटे नहीं कहेंगे, जो कमजोर विद्यार्थी उनका कैसे आकलन करेंगे, या कह सकते हैं बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चों को किस तरह से आंकेगा। समूह में द्वंद्व, लड़ाई झगड़े से, या गहन प्रतियोगिता, या बहुत ही ज्यादा प्रतियोगिता सोचेगा कि बहुत ही गहन प्रतियोगिता है। कुछ उपलब्धि और स्व गरिमा, या उच्च नैतिक विकास। तो इसका हमें बताना है इसमें क्या होगा। हमारा जो है इसमें होगा कुछ उपलब्धि और स्व गरिमा, वैसे कुछ नहीं, उच्च होगा, उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। ठीक है, तो उससे वो फीलिंग लेगा कि हम इससे ज्यादा जानते हैं। ये तो उच्च उपलब्धि हो गई, और स्व गरिमा, और एक स्वयं आत्मविश्वास आएगा उसको पढ़ाने में। तीसरा है, सीमा प्रत्येक पाठ को बैठकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं मस्तिष्क परख के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। वे सीमा है किसी पाठ को तुरंत सीख लेती है, और लीना है जो मस्तिष्क परख के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। मतलब वो खुद स्वयं अपने आधार पर पाठ को समझती है धीरे धीरे पढ़ के। तो ये किस चीज को विकास विकास मतलब विकासात्मक सिद्धांत का ओर संकेत करता है। कौन से? सामान्य से विशिष्ट की ओर,
या निरंतरता या अंत संबंध या व्यक्तिगत भिन्नता हो। तो इसमें क्या है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होगी, क्योंकि कोई किसी बुद्धि का होता है, कोई किसी बुद्धि का, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से। तो ये जो क्वेश्चन पढ़ के हमारा डायरेक्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नता ही होगी, ठीक है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब मच्छरों से फैलने वाला जो समूह है, वो जो मच्छरों से जो फैलता है उस तो पहला है हमारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यही है, पहले ही है, ठीक है। मलेरिया, हैजा, हैजा नहीं होता है, हैजा इसमें भी ये भी नहीं होता है, ये और ये हैजा, हैजा और मलेरिया चिकनगुनिया में मियादी बुखार नहीं होता, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही है, ए। देखो सांपों के बारे में दे रखा है, चार चीजें आएंगी और इसमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग जहरीले सांपों का सब एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इसमें से एक चीज गलत है और 3 हमारी सही है। देखिए मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से मैंने नोट्स लिखा है सांप के बारे में, सब हाथी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, हर चीज के बारे में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद इसका आप आंसर आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे वो सटीक जो आंसर है वो है हमारा सी, जिसमें ए, बी और डी सही है और जो सी है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दांत होते हैं वो ऊपर होते हैं, 2 उसकी थैली होती है, उसमें से जब वो काटता है तो वो अपना जहर उसमें छोड़ देता है, ठीक है। और इसमें 4 लिखे हैं। आगे करते हैं, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। जो पेट्रोलियम है उसके सही अभिलक्षण, मतलब कि पेट्रोल जब हम अभिलक्षण, लक्षण क्या है पेट्रोल के, कैसे पता लगाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो क्या है, अच्छी गंध का मतलब अच्छी गंध का होता है, पतला होता है, नीले रंगीन द्रव्य होता है, नहीं नीला तो होता नहीं, गलत है। बिना रंग का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, ये भी गलत है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल या बदबूदार पतला पीला द्रव्य, पतला तो होता नहीं, सी हमारा सही है, बदबू भी होती है, गाढ़ा भी होता है, गहरे रंग का भी होता है। इसमें पतला गलत है, इसमें बिना रंग का ये गलत है, इसमें अच्छी गंध का ये गलत है। नेगेटिव वर्ड ढूंढिए, आपको आसानी होगी। अब देखिए मधुबनी, ये सब कुछ मैंने आपको लिखा रखा है, आप उसमें जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, सब कुछ मिलेगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं उसमें चित्रकार कौन कौन से रंग उपयोग करते हैं या कौन कौन सी चीजें उपयोग करते हैं, ठीक है। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट या पिसे हुए चावल के रंग घोल या इस प्रकार से बने पोस्टर रंग या अति युक्त गुणवत्ता के फाइबर पेंट। देखिए इसमें जो है वो हमारा बी है, जो चावल के घोल से उसमें रंग मिला देते हैं और फिर उसके बाद रंग करते हैं, बाकी ये सब हमारा गलत है। फिर है डिसलेक्सिया, मुख्य तह की समस्या के साथ संबंधित है। पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थेमिया, ठीक है, सबके बारे में। तो हमारा देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, उससे आप देखिएगा कि आपको कौन सा है। लैक्सिया, लैक्सिया मतलब लेक्चर, लेक्चर कैसे पढ़कर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, पढ़ते संबंधी, ठीक है। और कैलकुलिया, कैलकुली मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मैथ के संबंधी आएगा। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब चित्र बनाते हैं और बनाते तो पेंसिल से बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे तो लिखने के संबंधी आएगा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं हम। नवा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए। तो वो पर्यावरण की जो कक्षा है उसमें गतिविधियां कौन कौन सी उपलब्ध करानी चाहिए ये वो पूछ रहा है। प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर
इकाई के अंत में या पाठ के अंत में जो गतिविधियां होती हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, जब अभ्यास और एक मिनट माउस, हाँ, अभ्यास और गतिविधियों की बात आएगी तो हम अंत में ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा लेंगे, उसके बाद प्रकरणों में अंत निर्मित करेंगे, ठीक है। उनमें अपने आप पूछते जाएंगे और बीच बीच में हमें क्लियर होता रहेगा बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर ये गलत चीज है, इकाइयों में के अंत में ये भी गलत चीज है। पता लगे आपने बहुत लंबा चैप्टर पढ़ा दिया और बाद में पूछ रहे हैं तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। एक चैप्टर में या किसी पाठ में एक हेडिंग होती है ऊपर किसी चीज के बारे में, तो उसको ढंग से पढ़ाए और उसको वो तुरंत के तुरंत वहीं पे सॉल्व कर। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, देखो पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकें एवं परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो हमारा मैंने आपको बता रखा है, हमें बच्चे को बताना, वो बच्चे को एक तो बचाना होता है अगर कहीं लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के आपको या ऑप्शन पढ़ के कि इसमें खतरा हो सकता है, तो उसमें बच्चे को बचाना चाहिए, ठीक है। या फिर ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ। उसके बाद इसमें हमें बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, इसका हमारा ए सही होगा। विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब विशेषता प्रयोग पर ध्यान मतलब कि प्रयोग कैसे प्रयोग करने चाहिए, इसमें मेन चीज है बच्चों को केंद्रित रखना चाहिए। बच्चों को हम केंद्रित रख के कोई भी काम करते हैं तो बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। उसके बाद है 11, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो इसमें गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षा। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ तरीका आकलन का है वो हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद है 12, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि यह एक शिक्षक है जो पढ़ाते हुए देखने वाली और सुनने वाली सामग्री जैसे कि टीवी लगा लो या बूफर लगा लो, ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहा है। तो वो ऐसी गतिविधियां क्यों कर रहा है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करता है, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सूक्ष्म बनाते हैं, या शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। अब बताइए, इसमें देखिए ए है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का। भाई बच्चा सुनेगा भी देखेगा भी तो उसके इंद्रियों का काम हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पा रहा है। जितनी इंद्रियां बच्चे की काम करेंगी तो उतना ही वो उसको समझेगा, सीखेगा। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां, किसके अलावा मतलब बाकी तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं लेकिन एक नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम या निर्देशित खोज, या फिर हमारा आएगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने या समस्या समाधान। तो इसमें जो व्याख्यानों द्वारा है ये गलत है। व्याख्यान करना हमेशा गलत होता है कि आप किसी चीज पे लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा मतलब कि इसमें भी एक गलत है और बाकी सब सही है। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन वो गठन, या सांस्कृतिक। इसमें आपको और ये और ध्यान में रखना तो पर्यावरण के संबंधित है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी होनी चाहिए,
और सांस्कृतिक भी होना चाहिए। शारीरिक गठन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसका शरीर कैसा, छोटा बड़ा, समझ रहे हो बात को, गठन उससे पतला मोटा, वो इसमें नहीं आता है। उसके बाकी बाकी सब चीज आएंगी। 15 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखिए इसमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। इसको शिक्षार्थी स्वायत्तता या पुनर्बलन या ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण या व्यक्तिगत भिन्नताओं, इसका मेन मोटिव है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ठीक है, और उसका कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। 16 है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। भाई बच्चों के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, जैसे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बोल दिए बच्चों से, या बोल दिया अपनी मर्जी से बना के लाना, तो वो कोई गाड़ी बना के लाया, कोई पंखा आया, कोई घर बना के लाया, इस तरह से एक आयोजन रखा गया। तो उसका उद्देश्य क्या था? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, या अभिभावकों को संतुष्ट करना, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो हमारा है डी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो शिक्षार्थी होंगे उनको अलग माहौल मिलेगा और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो सृजनात्मक है। 17 है, कासा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप से किया गया था, वही कथन चुनिए, सही कथन सुनिए, सॉरी। कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है, ठीक है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम को मिश्र धातु है, या कांसा एक तत्व है, या कांसा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु। देखिए कांसा तांबा का तो नाम आएगा, इसमें टीन और जोड़ लेना, टीन याद रखना, टीन टीन जैसा चमकता है ना, ये जरूर याद रखना, तो आपको रह जाएगा कांसा तांबा, ये तो दो है ही, मिश्र धातु होती है कांसा, ठीक है। 18 है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, ठीक है। तो ये क्या है? अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो ये हमारा अपसारी चिंतन। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ हो रहा है तो वो अप हो रही है, अप मतलब ऊपर हो रही है, तो अप सारी बोलेंगे, ठीक है, ऐसे याद है, अप सारी, ठीक है। अब देखिए अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है, ये सब कुछ लिखवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए आपको सब मिलेगा। तो इसका जो है सीधा सीधा है उज्बेकिस्तान, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से
किसका अनुपालन करता है? अब बताइएगा। एक पब्लिक स्कूल है, इसमें 2 से 3 बच्चे जो है वो आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले, तो किस चीज का ये कर रहा है? समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, या प्रतिरूपक, या सतत एवं व्यापक, या समावेशी? इसे कर रहा है समावेशी शिक्षा कहेंगे, क्योंकि उसमें हर प्रकार का बच्चा बैठा है, विशेष आवश्यकता वाला भी और नॉर्मल वाला भी। ठीक है। उसके बाद 21 है, पश्मीना शाल लगभग, यहां डैश आएगा, साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो इसमें जो हो वो बताना है कितना आएगा। इसमें आएगा हमारा, बताइए, ये मैंने सारा सारा आपको लिखवा रखा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए। 10 दिन और 250, सॉरी ये आएगा सी, 10 दिन और 200 घंटे, ये याद रखना। ठीक है। फिर है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? सरिता की जो टीचर है वो उसे समूह गतिविधियों में शामिल कर रही है। कैसे? समूह चर्चा, चर्चा में भी शामिल कर रही है कि बच्चों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है। समूह परियोजना, जो परियोजना समूह में बनाते हैं उसमें भी शामिल कर रही है। तो क्या कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना, या भाषा निर्देशित सीखना? तो इसमें आपको बताना है, इसमें क्या है? देखिए, जब समूह में काम करते हैं, समाज काम करता है, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। हम उनसे जब समूह में काम करेंगे तो ये ऐसे समाज, मतलब कि कई लोग होंगे, उसमें कई बच्चे होंगे, और जब हम इस तरह से सीखेंगे तो हम उनकी हेल्प हेल्प करना सीखेंगे, और उनसे हेल्प मांगना सीखेंगे, और हम हमारी जो उससे बच्चों से बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी, तो हम समाज में एक बेहतर तरीके से किस तरह से रह सकते हैं ये सीखेंगे। ठीक है। आगे 23, नेपेंथेस एक ऐसा पौधा है, जेमेटो को कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर लेकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। अब बताइए, ये वाले पौधे के बारे में मैंने बताया है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो, यहाँ आएगा मेडको। ठीक है, मैं ध को, भाई अभी मुझ पे मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको क्लियर बता दूं बात। ठीक है, मेढकों को, कीड़ों मकोड़ों को, तो ये कौन सा है और ये कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ही आसान है, मेघालय में। इंडिया में कहाँ? मेघालय में। उसके बाद है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, जो दूसरी चीज से भिन्न है, अलग है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, या पैराफिन मोम। इन 24 में इन चारों में से अलग कौन सा है? अब बताइए, ग्रीस, कोयला, या पैराफिन ऑयल? देखिए, ग्रीस और कोयला और पैराफिन मोम ये नेचुरल है। ठीक है, पेट्रोल नेचुरल नहीं है, ये रिफाइंड करके हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बी। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है, देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है, मधुमक्खी के बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई है। ठीक है, और एक चीज को बार बार पढ़ाना अच्छी बात नहीं होता है। इसका सीधा सीधा है बी, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, साल का लास्ट मान लीजिए दिसंबर, और अक्टूबर से दिसंबर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठंडों का टाइम।
एक ही तरह की फसल बार बार उगाने, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, मतलब एक ही फसल को आप किसी खेत में बार बार उगा रहे हो, बहुत से रसायन का प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी कैसी हो जाती है? मृदा। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या वो उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, या बंजर हो जाती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बंजर हो जाती है, सीधी सी है बात। ठीक है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। लेह और लद्दाख के मकानों में कौन कौन सी विशेषता? तो पहला तो है पेड़ के तने से बनी लकड़ी का ढालू छत। पेड़ के तने से लकड़ी की ढालू छत बनी होती है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, या पत्थर, मिट्टी और चूने से बने दीवार, या लकड़ी के फर्श। ये सारा कुछ आपको लिखवा रखा है। ठीक है। तो इसमें हमें विशेषता बतानी है लेह लद्दाख की, और जो एक नहीं है। ठीक है। तो आप बताइए। हमारा है बी सही। ए बी है, पेड़ के तनों से बनी ढालू छत भी होती है, निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होती है, और लकड़ी के फर्श होते हैं। ये पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार ये नहीं होती है। ठीक है। अरुण भारत संघ नमक समूह संबंधित है। अब ये अरुण नहीं हो, यहाँ तरुण। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो ये समूह कहाँ, किस चीज से संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने में, या पुरानी झीलें पुनः निर्मित करवाने में, या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। आया ना ट्विस्ट। सबसे बढ़िया इसका है, हमें तरुण के बारे में पता ही नहीं है, तो का मानना नेगेटिव नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि ईवीएस है पर्यावरण। अब पर्यावरण में ये स्कूल के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष रूप से सक्षम, ये क्या कर रहे हैं? इसमें पुरानी झीलें, भाई पर्यावरण, झील, पेड़ पौधे, पानी, यही तो होता है। तो ये होगा। ठीक है। आज की क्लास खत्म। बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आने वाले वीडियोस में आपको जो सीडीपी के बाल विकास के टॉपिक वाइज दूंगा बहुत ही जल्द। बस मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। और मैथ के भी आएंगे, हम बहुत जल्द कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोशिश करूंगा मैं लास्ट नवंबर तक पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ।